हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा सेशन है वो है डिस्कशन का। पिछली क्लास में जो टेस्ट हुआ था 17 तारीख को, हम लोग उसके क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसे रेफर करेंगे अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? वो क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। मतलब एक कमरा दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक रूम दिया हुआ है और बोला हुआ है इसकी फ्लोर की जो लंबाई है वो कुछ इस तरह से 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो हो गया 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है अगर इसके फर्श को हम बराबर साइज के स्क्वायर टाइल्स से ढके। स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर हो, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे? आप देख रहे हैं ना? ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, ज़्यादा नहीं, जो कम से कम टाइल्स है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉइंट करना है कि ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ से है। तो ये क्वेश्चन है एचसीएफ का। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक होता क्या है या एचसीएफ होता क्या है, थोड़ा सा एक बार देख लें क्लैरिटी के लिए। 32 और मान लीजिए 48, इसका आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग कैसे करते हैं? दो मेथड था, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा क्या था? डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से जल्दी होता है इसलिए हम उसी से करते हैं। 32 से जो छोटी नंबर छोटी संख्या है उससे बड़ी को डिवाइड करेंगे। 32 वन टाइम्स, रिमाइंडर विल बी 16। नाउ 16 से आप 32 को डिवाइड करेंगे। 16 टू से 32 एंड रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, तो ये जो डिवाइजर बचा, भाजक आखिर वाला, ये हमारा एचसीएफ है। अब जरा सोचें इसका मतलब क्या है। 32 और 48 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे और जो 16 आंसर आया, तो ये दिखाता है कि 16 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 32 को और 48 को दोनों को ही डिवाइड करती हो। ठीक है, मतलब 16 से 32 में भी भाग लग जाएगा और 48 में भी भाग लग जाएगा। इससे बड़ा कोई आप नंबर नहीं ढूंढ सकते जो 32 को भी भाग दे और 48 को भी पूरा पूरा भाग दे दे। ठीक है, छोटा आपको मिल सकता है। तो ये है हमारा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। नाउ अब इसको हम लोग यहाँ कैसे यूज करेंगे? तो देखिए, पहले क्योंकि यहाँ मीटर भी है सेंटीमीटर भी है, तो इसको हम एक यूनिट में चेंज कर लेते हैं, वो है सेंटीमीटर। तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर और ये 17, ये हो गया 1517, 1517 सेंटीमीटर। उसी तरह यहाँ हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। अब आपको अगला चीज़ क्या करना है कि 902 और 1517 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। पहली बात 902, 7 में से 2 5, ठीक है, 1, 615, ये हमारा रिमाइंडर है। अब 615 से हम किसको डिवाइड करेंगे? 902 को। तो वन टाइम 615, तो 12 में से 5 7, यहाँ बच गया 10, तो 9, 9 में से 1 8, और यहाँ 8 में से 6। फिर आप 287 से 615 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। ठीक है, 574। 41 विल बी आवर रिमाइंडर। अब आप 41 से किसको डिवाइड करेंगे? 287 को। ठीक है, तो क्योंकि उधर जगह नहीं है मैं इधर कर देता हूँ। आप लोग खुद करें तब तक। ठीक है,
41 से आप 287 को डिवाइड करेंगे। ये पूरा पूरा चला जा रहा है 7 टाइम्स। ठीक है, तो आखिर में जो हमारा नंबर बचा 41 है, तो हमारा जो 41 है ये क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ठीक है, तो हमें एक आइडिया मिल गया कि 41 वो नंबर है जो 902 और 1517 को दोनों को ही डिवाइड कर सकता है, और ये सबसे बड़ा नंबर है, इससे छोटा आप नहीं ढूंढ सकते। तो इससे क्या हमें आइडिया लग रहा है? इससे आइडिया ये लग रहा है कि 41 जो हमारा आंसर है, जो स्क्वायर टाइल्स है उसका एक साइड जो है 41, क्योंकि स्क्वायर में सारे ही आर्म्स बराबर होते हैं, साइड्स जो बराबर होते हैं, ये 41 है। ठीक है, अब एक टाइल का एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है उसके एक साइड का स्क्वायर, मतलब 41 का स्क्वायर। ठीक है, अब मिनिमम आपको कितने टाइल्स लगेंगे? तो टोटल जो एरिया हमारा निकला था वो था 1517 गुणा 902, ये टोटल एरिया है फर्श का, और एक स्क्वायर टाइल का एरिया है 41, 41 इंटू 41। आप इसको सॉल्व करें और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो है आपका 814। ठीक है, तो दैट मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, होप आपको ये क्लियर है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? 4 men ABCD and 4 women WXYZ are sitting around a table facing each other। ठीक है, राउंड टेबल है। राउंड टेबल का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह से है। एक टेबल बनाते हैं जो थोड़ा सा राउंड दिखे। अब टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग। तो हम लोग पहले थोड़ा मार्क कर लें यहाँ पे। 1 2 3, इसके सामने 4 5 6 7 और 8। अब क्वेश्चंस के कंडीशन को वन बाय वन पुट करते हैं। 4 मेन है, 4 वुमेन है। पहला क्या बोला हुआ है? कोई भी दो पुरुष या महिला एक साथ नहीं बैठे। नो टू मेन और वुमेन आर सिटिंग टुगेदर, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मेन है ए और बी यहाँ भी अगल बगल बैठे हैं, ये एक साथ नहीं बैठे हैं, ये वुमेन। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन है। ठीक है, आगे क्या है? आगे कहता है डब्लू इज टू द राइट ऑफ बी। डब्लू जो है, ठीक है, बी के राइट में। तो मान लीजिए हम बी को यहाँ रखते हैं, तो बी का राइट कौन सा हुआ? क्योंकि बी सेंटर की ओर फेस करके बैठा है। आप अपने आप को बी की जगह रख दे। ठीक है, सेंटर की ओर फेस करके सर्किल की। तो आपका राइट ये हो गया, उसी तरह बी का राइट भी है। तो डब्लू जो है बी के राइट में बैठा हुआ है। दूसरा बोलता है y इज फेसिंग x। y जो है x को फेस कर रहा है। तो आप बस ट्राई कर सकते हैं, जैसे x हम अगर यहाँ बना दें तो y इसको फेस कर रहा होगा, इसके आमने सामने वाला, तो यहाँ हो जाएगा y इज फेसिंग x एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ a, और a के बाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, तो y
अगर ए के बाईं ओर बैठा हुआ है तो ए कहाँ होना चाहिए? ए हमारा यहाँ होना चाहिए। आप अपने आप को यहाँ रख कर देखिए और सेंटर की ओर मुँह कर लें। ठीक है? आपका लेफ्ट लेफ्ट, तो ए का लेफ्ट वाई, ठीक है? सी जो है जेड के राइट में है, तो अगर हम यहाँ ले लें सी, कहीं भी आप ले सकते हैं, आपको ट्राई करना पड़ेगा वन बाय वन। सी जेड के राइट में है, ठीक है? तो जेड यहाँ, इसके राइट में सी हो गया। अब बचता है एक ही, वो कौन सा है? जो डी है वो बचा रह गया, तो डी का पोजीशन कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। अब वन बाय वन करके जो भी कंडीशन है उसको आप मैच कराएं और जो आंसर होगा उसको देखें, ठीक है? नो टू मेन और वुमेन आर सिटिंग टुगेदर। आप देख रहे हैं ना, डब्ल्यू के बाद बी है, एक्स के बाद सी है, मतलब कोई भी दो महिला और पुरुष एक साथ नहीं बैठे हुए। डब्ल्यू इज टू द राइट ऑफ बी, डब्ल्यू जो है बी के राइट में है, दाईं ओर। वाई एक्स को फेस कर रहा है और ए के लेफ्ट में है, ठीक है? ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। और सी जो है जेड के राइट में है, ठीक है? तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डी के बगल में बैठे दोनों व्यक्ति कौन है? डी जो हमारा ये है, इसके अगल बगल जो बैठे हुए हैं ये कौन से लोग, ये आपको देखना है। तो डी के बगल में जो बैठा हुआ है वो है, एक है डब्ल्यू, ठीक है? और दूसरा है आपका वाई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डब्ल्यू एंड वाई, ठीक है? तो आंसर हो गया हमारा डब्ल्यू एंड वाई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर तीन धावक एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर व 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, कितने घंटे उपरांत वो मिलेंगे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आप डिस्कस करते हैं इसको। आपको अगर समझ में नहीं आए कोई पॉइंट्स तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन जो है ये समझने का होता है, ये रटने का बिल्कुल नहीं है, तो रटने की कोशिश बिल्कुल ना करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है? हम लोग ये जानते हैं सर्कल का कोई स्टार्ट और एंड नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सर्कल बना दिया हमने, ठीक है? तीन जो है धावक, अब नाम मान लीजिए कुछ भी, ए बी और सी, क्योंकि नाम दिया हुआ नहीं। ये ट्रैक कितना लंबा है? तो 12 किलोमीटर लंबा है, ठीक है? अब ये इसके साथ खास बात क्या है, सर्कल का कोई स्टार्ट और एंड नहीं होता। चलिए यहाँ से ए बी और सी स्टार्ट करें एक साथ, लेकिन ये गोल गोल जितना चाहे घूम सकते हैं, ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, ए जो है, जो हमने लिया है, ये पहला धावक, वो 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। बी 7 और सी जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से 13। अब ये पूछा जा रहा है जैसे इनका स्पीड तो अलग अलग है, जब ये चलना स्टार्ट करेंगे तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो कितने समय बाद कोई ऐसा कोइंसिडेंस आएगा जहां ये तीनों एक साथ ही मिले, वही आपको निकालना है, ठीक है? अगेन, ये क्वेश्चन कहाँ का है आप जरा पॉइंट आउट करें। ये आपका है एचसीएफ और एलसीएम से मिल गए, लघुत्तम और महत्तम, ठीक है? तो पहले हम ए का निकालेंगे। ए को, ए का जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर, तो उसको 12 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो ये रास्ता है और ये इसका स्पीड है। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू एस अपॉन टी, ठीक है? ये चाल है, ये दूरी है और ये समय है टी।
तो इसको लग जाएंगे 4 घंटे। बी का हम लोग निकालते हैं। बी का हो जाएगा, बी का स्पीड कितना दिया हुआ, 7। तो 12/7। अब देखिए हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे यहाँ 4 निकाल दिए ना, क्योंकि आपको डबल कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इसमें कुछ ट्रिक भी है। दो तीसरा, सी के बारे में क्या लिखा हुआ है, सी का जो स्पीड है वह 13 किलोमीटर और 12 किलोमीटर जो है और सर्कुलर पाथ है, तो 12/30। अब ये तीनों कब मिलेंगे, तो देखिए ये मिलेंगे कब, आपको 12/3, 12/7 और 12/13, इन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। यही मैंने कहा था कि ट्रिक है थोड़ा सा, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो आप निकालिए 12 12 12 का एलसीएम, तो 12 ही रह जाएगा। और नीचे वाला एचसीएफ, जब आप इसका महत्तम समावर्तक निकालेंगे, तो आप देखिए, आप इसको निकालने मत बढ़ जाइए। आप इसमें देखिए कोई एक जो है ना आपको प्राइम नंबर दिख रहा है, ठीक है, अभाज्य संख्या 3 या 7, यहाँ तो 2 है। तो किसी भी जो नंबर है उसमें अगर एक भी महत्तम समावर्तक निकालना हो और एक भी नंबर प्राइम नंबर हो, तो फिर उसका एचसीएफ 1 ही होगा। ठीक है, तो हम उसमें अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 12/1 मतलब ये 12 घंटे के बाद तीनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 वाले का 12 आवर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि A alone can complete a work in 20 days while B alone can complete the work in 25 days। ठीक है, ए अकेला एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। और बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 25 डेज में। फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बोथ वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। दोनों जो है पहले साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। आफ्टर दैट देन बी लीव्स द वर्क, बी जो है काम छोड़कर चला जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अब बच गया ए अकेला, ए अकेला जो है ये उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, जो काम बचा हुआ है वो। ठीक है, तो कभी भी काम जो होता है वो आप उसको एक लेते हैं पूरा। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा कि बी के काम छोड़ने के बाद जो बचा हुआ काम है वो कितना है। तो जो काम हो गया है 1 में से उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ काम निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप बचा हुआ काम निकालेंगे। तो अगर हम ए का एक दिन का काम निकालते हैं तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा, ए अकेला एक काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/20। ठीक है, ये ए का हो गया। उसी तरह बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/25। ठीक है, ये क्लियर है सबको। अच्छा, तो अगर हम दोनों का निकालें कि दोनों का एक दिन का काम, ए और बी का, ए प्लस बी, इन दोनों का एक दिन का काम, 1 डे वर्क, 1 डेज वर्क, तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1/20 प्लस 1/25। चलिए इसको ऐड करिए, कितना आएगा, ये एक दिन का काम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है 5 दिन का काम। तो ये एक दिन का काम हो गया, अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो इसका 5 दिन का काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक दिन का काम हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये एक दिन का काम है ए और बी दोनों का मिलाकर। तो 5 दिन का काम क्या हो जाएगा उनका, 5 × 1/20 प्लस 1/25।
और इसे ब्रैकेट में पुट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब इसे आप सॉल्व करिए। अब इसका जब आप एलसीएम लेंगे नीचे 20 और 25 का, तो 20 और 25 का आ जाएगा 100। ठीक है, अब 20 अगर 5 टाइम तो 20 25 100, 5 प्लस 4, ठीक है, इंटू 5, तो ये हो गया 9/100 इंटू 5, 9/20। ठीक है, ये ये वो काम है जो ए और बी ने मिलके 5 दिन में किया है। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है कि काम कितना हुआ बचा हुआ है, तो काम कितना बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 1 में से जो ये काम हुआ है उसको निकम घटा देंगे। ठीक है, 1 माइनस 9/20, ये कितना आ जाएगा, 20, 20 में से 11, यहाँ गया 11 इतना काम बचा हुआ है जो कि ए को अकेले करना है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड, आप एक एक नियम लगाएं और उसको सॉल्व करें। चलिए ट्राई करिए आप लोग, जो नहीं किए वो, जिन्होंने कर लिया उसकी कोई बात नहीं। कितना है, तो आप क्या लिखेंगे, ए अकेला काम जो कर सकता है वो कितना कर सकता है, 1/20, ये काम कर सकता है एक दिन का। तो लिखेंगे 1/20 वर्क डन बाय, कैन बी डन बाय ए इन 1 डे। तो काम जो बचा हुआ है वो 11/20 है। इतना काम करने में ए को जो समय लगेगा कैसे बोलेंगे, अगर हम पूरा लिख दें, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा सबको दिक्कत होती है, 1/20 इंटू 11/20। अब आपको इसको सॉल्व करना है, यही आपका आंसर होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए आपको ये दिक्कत हो रही सॉल्व करने में, ठीक है, ये फ्रैक्शन है क्योंकि अब भिन्न है, ये भिन्न है, इसलिए सॉल्व करने में हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, किसी भी नंबर को अगर आप एक से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब वो जो ऊपर वाला 1 है, 1/1, उसको आप लिख सकते हैं। नीचे नीचे आप लिखेंगे 1/20 इंटू 11/20। ठीक है, अब जो नियम है वो क्या बोलता है सॉल्व करने का, ये जो डिवीजन है, फ्रैक्शन का, भिन्न का डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, लेकिन कब, आप इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, जो नहीं जानते हो वो लिख लें, देख लें, और जो जानते हो कोई बात नहीं, वो अच्छी अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11 डेज। तो ये जो अकेला जो है, जो बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 11 दिन में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 डेज। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 पढ़िए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन a sum of money at 10% per annum for 2 years is 420। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस धन पर इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस मनी एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चन में क्योंकि कहीं भी वो जो धन है शुरू वाला, कितना पैसा लगाया है वो नहीं दिया हुआ है, तो आप मान लीजिए, लेट जैसा जो माना, जो धन जो है शुरू में
सम जो है वो है x। ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जो अमाउंट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकलता है, p प्रिंसिपल जो आपने लगाया है 1/r/100, इसका जो पावर है वो क्या है n। यहाँ p क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, r क्या है रेट है इंटरेस्ट का, और n क्या है ये टाइम है। ठीक है, वो टाइम जो कंपाउंड हो रहा हो, कंपाउंडिंग टाइम। और सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो है वो तो p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। p प्रिंसिपल है, r रेट है, t टाइम। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा इक्वेशन बनेगा, जो x है, क्योंकि हमने माना है जो शुरू में जो पैसा है वो कितना है x है, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से निकल जाएगा एक्स रुपीज़ का, जो एक्स आपका सम है उसका। इसमें से एक्स को माइनस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से ये जो दिया हुआ है वो है 420। ठीक है। अब इसको हमारा काम है इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करिए। तो एक तो यहाँ से 0 0 काट दीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू, अब यहाँ 10 × 1 = 10 प्लस 1 11, 11/10, 11/10, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, माइनस एक्स इक्वल टू 420। क्लियर। अब इसको सॉल्व करिए, ये सॉल्व करना आपका काम। ठीक है, तो 11 × 11 ऊपर आ जाएगा 121x, नीचे आ जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 420। ठीक है, अब क्या करें, अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। अभी देखा है एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो नीचे आ गया एलसीएम 100 एक बार, तो ये हो गया 121x माइनस 1 से 100, ये हो गया 100x इक्वल टू 420। ठीक है, तो 128 में से आप अगर 100 को माइनस करेंगे तो बचेगा 21x इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। ठीक है, अब जानते हैं, तो 42000, तो अब ये कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 21 टेबल में 2 बार, तो ये आ गया 2000। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2000 किसका, ये जो x है, अभी ये आंसर नहीं आया। ठीक है, x जो हमने सम लगाया पैसा वो आ गया 2000। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस मनी एट द सेम रेट। ठीक है, सेम रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। अब सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है, तो पहले गड़बड़ क्या थी, हमें सम ही पता नहीं था कितना पैसा लगा है। अब वो मिल गया हमारा, जो कि है 2000। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पी इंटू आर इंटू टी। तो प्रिंसिपल हमें मिल गया कितना, पी की वैल्यू कितनी निकली है 2000, आर कितना है सेम, टाइम कितना है सेम मतलब 2 जो है अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करें, 1010, यहाँ से गया 20। ठीक है, तो हो गया 20 तो 200, 200 में 400 विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 400। क्लियर ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, आप तो थोड़ा अपना पेशेंस बनाए रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगी फिर वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। ये आप में कोई रटना नहीं है कि आप इसमें भूल जाएंगे, एक बार समझ गए तो फिर वो हमेशा के लिए होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, थोड़ा जगह बना लो यहाँ पे।
अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2.5 years at 12% per annum is rupees 40 less than the simple interest on the same sum for 3.5 years at 10% per annum. Find the sum. मतलब एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष 6 महीने के लिए, ठीक है, जो या 2.1/2 ये आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, जो वो लिखा हुआ है इसे आप लिख सकते हैं 2.1/2। 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 3 वर्ष 6 महीने के लिए, मतलब इसको भी आप लिख सकते हैं तो यार, ठीक है, के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 40 रुपये कम है। उनके बीच में एक कंपेरिजन दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, 40 रुपये कम है। तो जो पैसा है धनराशि है उसका योग, ठीक है, ये आपको बताना है। अगेन आप क्या करेंगे, मान लीजिए जो मनी है सम वो कितना है, एक्स है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में पहला जो है वो क्या दिया हुआ है, अगर आप 3.5 साल के लिए लगाते हैं 10% पे, तो जो पैसा मिलता है, और जो आप 2.5 साल के लिए लगाते हैं 12% पे, जो पैसा आपको मिलता है विथ इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है, उनके बीच में जो अंतर है वो 40 है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, एक्स इंटू 7/2, 3 2 6 1 7/2, ठीक है, 3.5 साल के लिए। रेट कितना है, 10। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सेम अमाउंट को अगर आप लगाएंगे 2.5 साल के लिए, तो 2 दूना 4 1 5, 5/2, इंटरेस्ट का रेट क्या है 12% अपॉन 100। इनका डिफरेंस कितना है, 4x, ठीक है। अब आपका मेन काम क्या है, एक्स को सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन यही है और कुछ नहीं। अब एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो देखिए, ये 5 कट गया 35, ये 2 6 12 कट गया, ठीक है, थोड़ा ये अब आसान हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 35x अपॉन 100 माइनस 5x अपॉन 100 इक्वल टू 40। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए नीचे 1 मान लेंगे। अब ये नीचे एक्स 100 ही है तो इसका एलसीएम 100 आ गया, 35x माइनस 5x इक्वल टू 40, तो गया 30x, ठीक है, 30x अपॉन 100, ठीक है, 30 है इक्वल टू 14। इससे क्या आ जाएगा, 30x, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसे, ठीक है, इक्वल टू, अभी काटेंगे आप, ये गया, ये गया, 30x में से आप कितना माइनस कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे लगता है मिस्टेक हुआ है, 30x, अच्छा यहाँ पे 30 होगा ना, 5 × 6 30 होगा, मैंने सिर्फ 5 लिख दिया, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारा, 5 × 6 30, ठीक है ना, 30 होना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी इसके लिए, ठीक है, ये 30x होगा। अब ये कैलकुलेशन और आसान होगी, तो नीचे 100, 35x माइनस 30x, 5x अपॉन 100 इंटू 40 इक्वल टू 40 अपॉन
ठीक है, तो हो गया 5x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 800। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 800। तो हमारा आंसर आ गया 800। क्लियर है? ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों क्लियर हो तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ऑन अ सर्टेन डे 20 of the 25 students in a physics class took a test and average was 80. On the next day, the other 5 students took the test and their average was 90. What was the average marks for the entire class? ठीक है, मतलब किसी एक दिन जो भौतिकी के 20 छात्र थे, 25 में से उन्होंने परीक्षा दी और औसत कितना था? 80 था। बच गए 5, उन्होंने अगले दिन परीक्षा दी, उनका औसत था 90। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पूरे क्लास के लिए, पूरे क्लास मतलब पूरे 25 के 25 के लिए जो औसत है वो क्या होगा? तो औसत के बारे में हमने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है। क्या है? कि औसत को आप किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए, ठीक है, एक ए है, उसने परीक्षा दी, उसके पास 5 सब्जेक्ट थे। ठीक है, पहले में नंबर लाया 90, दूसरे में लाया 60, तीसरे में लाया 80, चौथे में लाया 90। ठीक है, हमें किसी तरह थोड़ा ऐसा करना है कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो। तो 9 छः 15, 15 8 230, 230 और 90, 420, 420 और इसमें 30 रख लेते हैं। ठीक है, सपोज 30 जो है पास मार्क है, अपॉन 5। तो जब एवरेज निकालेंगे तो 9 छः 15, 15 15 5 20, 23, 23 23 26, ये आ गया 450। 350। ठीक है ना? तो ये जो है 70, तो 5 सब्जेक्ट का उसका जो एवरेज आया वो है 70। कहने का मतलब है, अगर उससे पूछा जाए कि ऑन एवरेज उसके एक सब्जेक्ट में कितने नंबर आए तो बोलेगा 70, क्योंकि उसके 5 सब्जेक्ट थे। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा, 350। ये वही नंबर है जो इन पांचों को सम करते हैं तो आता है, और इस क्वेश्चन का यही बेस है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो पहली बार में जो था वो एवरेज था 80 था। कितने लोगों ने परीक्षा दी थी? 20 लोगों ने। तो टोटल कितने हो गए मार्क्स? 1600। जो 5 बच गए थे उन्होंने अगले दिन परीक्षा दी, कितना लाया था एवरेज? 90। तो उनका हो गया टोटल मार्क्स 90 इंटू 5, 450। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकालेंगे पूरे इंटायर क्लास का? तो 1600 पहले दिन आए थे 20 लोगों का, अगले दिन का था 450। नाउ टोटल कितना है स्टूडेंट? 25। आप उससे डिवाइड करेंगे 25 से, कितना आ जाएगा? 1600 चार 20, 20, 25, मतलब 25 8 200, 8 है 2, 82। 82 विल बी आवर आंसर। कितना आ जाएगा? 82। क्लियर? चलिए, अब ये 8 9 एक कोडिंग का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी है लेकिन ये आता है। ठीक है ना, एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को?
नाउ क्वेश्चन नंबर जो 8 कहता है, किसी कोड में बीट को आपने कोड किया है BEAT को 5642 और उसी कोड में जो कोडिंग टेक्निक आपने वहाँ पे यूज़ की थी, उसी कोड में आपने स्वीट को क्या कोड किया है? स्वीट को कोड किया है 66912। 66912 तो बोला जा रहा है आप टीज को कैसे कोड करेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? टीज को कैसे कोड करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन दिया होना जरूरी है। अगर ऑप्शन नहीं देगा, मान लीजिए ABCD नहीं दे और आपको ऐसे ही बोले, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप बस गेस कर सकते हैं कि ये होगा, कंफर्म आंसर नहीं बता सकते। क्यों, देखते हैं अभी। ठीक है, अच्छा, पहले आप ये चेक करें कि दोनों में कॉमन जो लेटर है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, बीट में भी एक ई है और स्वीट में दो ई है। मतलब ई के लिए जो भी कोड होगा, बीट वाले में एक बार होगा और स्वीट वाले में दो बार होगा। अब सिर्फ एक ही डिजिट ऐसा है जो दोनों में है, मतलब दोनों में, एक में दो बार है, एक में एक बार है। ई के लिए देखिए, अगर हम चेक करें तो यहाँ दो बार ई है और यहाँ छः जो है दो बार है। तो हम ये कंफर्म हो गए, ई का जो कोड है वह 6 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो हमने ई का हटा दिया, यहाँ से ई का हम हटा दे, 6 को हटा दें। चलिए, अब दूसरा कॉमन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे टी है, यहाँ भी टी है, मतलब टी का जो यहाँ पे कोड होगा यहाँ भी होगा। तो आपको बाकी में बचा हुआ जो है 6 को छोड़ के वो क्या कॉमन दिख रहा है? वो है 2। मतलब टी के लिए हम लोग कंफर्म हो गए, टी के लिए 2 है। ठीक है, मतलब टी के लिए 2 है। अब बाकी से आपको पता नहीं चलता, मतलब अब बच गया जो बी और ए, उसके लिए जो कोड बचा वो है 5 और 4। ठीक है, अब इससे ये पता नहीं चल रहा कि बी के लिए क्या होगा। बी के लिए 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। सिमिलरली स्वीट में अगर आए तो बच गया एस और डब्ल्यू, और यहाँ बचता है 9 और 1। अगर एस के लिए आपसे कोई पूछे कि कौन सा कोड होगा तो आप कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं एस के लिए या तो 9 होगा या 1 होगा। ठीक है, डब्ल्यू के लिए या तो 9 होगा या 1 होगा। इसी तरह इसमें ए के लिए या तो 5 होगा या 4 होगा, कंफर्म नहीं बोल सकते। इस चीज को आप जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, पहले आप गलत आंसर को काट दें, उससे थोड़ा आपका काम आसान हो जाता है। कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत होगा, वो कौन कौन सा है? तो देखिए, डी वाला पक्का ही गलत होगा, क्योंकि आप इतना कंफर्म है कि ए दो बार आया तो 6 दो बार आना चाहिए, तो ई डी तो गया। ठीक है, बाकी ई के बेसिस पे आप तीन ऑप्शन को कट नहीं कर सकते। अब हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं टीज के लिए, TEASE। पहला ऑप्शन करता है 96162, 96162। ठीक है, दो बार ई है और दो बार 6 है, तो चलिए ये ठीक है। टी के लिए कंफर्म थे, एक बार 2, एक बार 2। अब देखिए, यहाँ तक ठीक है। अब ए के लिए जो कोड है 5 और 4 में से एक होना चाहिए था। ठीक है, और एस के लिए जो कोड है 9 या 1 में से होना चाहिए था। एस के लिए तो 9 है, लेकिन बी के लिए आपका कोड मिस है, 5 या 4 में से कोई एक नहीं। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, इस तरह अगर आएंगे, ऑप्शन नंबर आप सी को चेक करते हैं, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सी है हमारा टी की जगह 96625। ठीक है, तो ई दो बार है, दो बार हो गया। ठीक है, टी आपका एक बार है, एक बार हो गया। नाउ ए के लिए क्या था? या तो 5 या 4 था,
तो ए के लिए आपको कोड मिल गया, यहाँ 5 है, चलिए चलेगा। एस के लिए क्या था, या तो 9 था या तो 1 था, कोई 9 मिल गया। तो मतलब जो सी हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आप बी को आप चेक कर लेंगे, बी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो आवर आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये नंबरिंग पे बेस्ड है। ठीक है। ए सी एन ई को 372911 के रूप में कोडित किया गया है। तो बॉयल को कोडित कैसे किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, इसका एक ये किस पे बेस्ड है, आपको आइडिया लग गया होगा कि ए के लिए जो पहला नंबर दिया हुआ है वह है 3, बी के लिए 5, सी के लिए 7, डी के लिए 9, और ई के लिए 11। ये कैसे गेस किया हमने, तो देखिए ए जो है पहला वो 3 से है। ठीक है। अब आप सी को आप चेक करें ना, सी के कैसे लिखा हुआ 7, तो हम 3 के बाद 4 नहीं लिख सकते, तो इसमें दो दो का गैप है, 3 से 5, 5 से 7। तो आपको पैटर्न मिल गया। अब आप इस लंबे पैटर्न को लिखेंगे और फाइंड आउट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 5, 31, 19 और 25। ठीक है ना। होप आप लोग कर लेंगे। ये कर दो यहाँ पे। चलिए देख ही लेते हैं। ए है आपका 3, बी, सी, डी, ई, एफ, एफ के बाद है जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। ओ पे यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो ए के लिए हो गया 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। तो बॉयल को कोड करना है हमें। बी के लिए कोड है 5, ओ के लिए कोड आ गया 31, आई के लिए कोड आ गया 19 और एल के लिए कोड आ गया 25। ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 5, 31, 19, 25। क्लियर। अब चलिए अगला आते हैं। या ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है। हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है। ये कंटिन्यूस में चलेगा, सारे वीडियो में इसमें डाल दूंगा। आप उसको एक बार आप देख लें और जो भी आपको डाउट है उसे क्लियर कर लें। ठीक है।